हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 29 मार्च 2025 के दो प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से एक है म्यांमार में आया हुआ एक भीषण भूकंप 7.7 तीव्रता का, जिससे अनुमान है कि 1000 से ज्यादा लोगों की म्यांमार में मृत्यु हो गई है और इसका प्रभाव थाईलैंड में भी देखा गया है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ देखा। हालांकि जान मान की हानि का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कोई अनुमान नहीं है। दूसरा समाचार है कि कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक नया पीएलआई स्कीम शुरू किया है 23,000 करोड़ रुपए का। ये पीएलआई है, प्रोडक्ट लिंक जो है इनिशिएटिव है, लेकिन ये इसमें उससे थोड़ा ज्यादा भी है, तो उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। पहला, भारत में म्यांमार में शक्तिशाली भूकंप के कारण जो है मृतकों के आंकड़ा जो है 1000 के ऊपर चला गया है। देखिए, ये म्यांमार की कुछ बिल्डिंगें हैं जहां पे इसी तरह की थाईलैंड में भी, बैंकॉक में भी देखी गई एक निर्माणाधीन भवन जो है पूरी विनाशकारी ढंग से गिर गई थी। और देखा जाए तो हाल फिलहाल में जो आंकड़े बता रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जियोग्राफिकल सर्वे बता रहा है कि पिछले 2 सालों में ये सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आया है पूरे दुनिया में। इसमें 1000 से ज्यादा संख्या की मृत्यु हो गई है और जिस तरह से इसमें जान गई है, उस तरह के भूकंप म्यांमार में आए थे 19वीं सदी में, 1800 समथिंग में वो आए थे वो, लेकिन 8.3 तीव्रता का भूकंप था और उसमें 300 से 400 लोगों की जान गई थी। जो इस बार जो है 1000 की ज्यादा संख्या गई है। तो म्यांमार में भूकंप आते रहते हैं। उसके पीछे है कि दो टेक्टोनिक प्लेटें वहां से आपस में घर्षण कर रही हैं और वहां पे एक फॉल्ट है जिसको लेकर ही भूकंप आता है। और ये भी भूकंप उसी फॉल्ट के आसपास, शंगाई फॉल्ट है, उसी के आसपास आया है। तो आइए जरा समझते हैं इसके भूकंप और उसके सारे जुड़े हुए पहलुओं को। देखिए, 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का जो भूकंप है के बाद म्यांमार में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग के घायल होने की संभावना है। और इस भूकंप का असर पड़ोसी देशों में भी पड़ा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि किसी हताहत होने या किसी जो है अन्य नुकसान की कोई जो है खबर नहीं है। हाँ, थाईलैंड में जब हुआ था उसमें 15-20 लोगों की मरने की जो है उम्मीद है कि उसमें 15-20 लोग जो है मरे होंगे। देखा जाए तो इस भूकंप का जो केंद्र है, म्यांमार का जो दूसरा सबसे जो है पॉपुलेटेड या आबादी वाला शहर है मांडले, उसमें जिसमें 15 लाख लोग की आबादी रहती है, उससे 17.2 किलोमीटर दूर ही इसका स्थित था। और यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह एक उथला भूकंप था, यानी कि ऊपरी हिस्से में था, जो कि ज्यादा खतरनाक होता है। पृथ्वी के बहुत ज्यादा गहराई में नहीं था, ये ज्यादा ऊंचाई ऊपर ही था, इसलिए इसका खतरा ज्यादा महसूस होता है, यह ज्यादा विनाशक प्रभाव लाता है। और इसका गहराई केवल 10 किलोमीटर थी। यह पिछले 2 वर्षों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो है भूकंप था। इससे शक्तिशाली दुनिया में भूकंप आते हैं, लेकिन 2 वर्षों में ये, यानी 24 और 25 दोनों में, अभी 25 चल रहा है, इसमें मिला लिया जाए तो सबसे शक्तिशाली भूकंप ये आया है। भूकंप किस कारण आते हैं? तो देखिए, भूकंप धरती की सतह के नीचे होने वाले हलचलों के कारण जो है, जब तीव्र कंपन उत्पन्न होता है तो आते हैं। हलचल क्यों होती है? जो धरती का भूप्रकृति है, वो ठोस हिस्सा जो है वो नीचे, उसके नीचे जो मैग्मा है, तैरता हुआ मैग्मा, उसमें उसी पर तैरता होता है। और ये एक संरचना नहीं है, ये कई सारे 6-7 बड़े बड़े और सैकड़ों छोटे छोटे जो है पार्ट में टूटा है, जो एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। और ये जो पार्ट होता है उन्हें प्लेट कहते हैं, और जो गतियों का क्रम होता है उसे टेक्टोनिक कहते हैं। और ये 3 तरह से करता है। कभी कभी प्लेटें एक दूसरे से दूर आती हैं, कभी कभी एक दूसरे से टकराती है, और कभी एक दूसरे से रगड़ के चली जाती है। जब एक दूसरे से दूर होती है या एक दूसरे से टकराती है तो ऊर्जा बाहर निकलती है और वो धरती को हिलाती है और भूकंप बनता है। तो जो भूकंप होता है वो भूकंपी तरंगों के रूप में जो संग्रहित लोचदार तनाव या ऊर्जा होती है, वो उसके कारण ये होता है। और ये सारी चीजें होती है क्रस्ट में, जो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि होती है और उसमें जो लगातार संचरण होता रहता है, उसके कारण ये होता है। और ये जो भूकंप अक्सर दिखाई देता है, ये प्लेट के किनारे जो फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है उसके कारण होता है। क्योंकि प्लेट के किनारे काफी खुरदुरे होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जबकि प्लेट का बाकी हिस्सा हिलता रहता है। ऐसे में भूकंप आता है जब प्लेट काफी दूर चली जाती है और किनारे किसी फॉल्ट पर चिपक जाते हैं, तब वो भूकंप का
होता है। और भूकंप जिस स्थान पे आता है यानी जहां से वो ऊर्जा निकलती है उसे हाइपोसेंटर या अवकेंद्र कहा जाता है, और उसके ठीक ऊपर धरती पे जहां पे वो महसूस की जाती है ऊपर वाला स्थान उसे एपीसेंटर या ऊपरी केंद्र कहा जाता है। तो अभी ये जो धरती का हाइपोसेंटर है, जैसे मांडले से 7.2 किलोमीटर दूर इसका एपीसेंटर था, तो वहां वो धरती का सतह था जहां पे वो एपीसेंटर था, उसके 10 किलोमीटर नीचे उसका हाइपोसेंटर या अवकेंद्र था जहां पे ये भूकंप उत्पन्न हुआ था। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा था कि दिल्ली में भी लगभग 4.3 तीव्रता का एक भूकंप आया था जो कि काफी ऊपर का भूकंप था। इस भूकंप का कारण क्या है? तो देखिए, ये जो म्यांमार है, म्यांमार का जो यहाँ पे वाला हिस्सा है, यहीं पे ये भूकंप आया था। और अमेरिका के यानी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार म्यांमार में भूकंप भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेटों के बीच स्ट्राइक स्लिप फ्लंटिंग स्लिप हो रहा है, उनके कारण जो फॉल्ट लाइन बन रही, फाल्टिंग बन रही, उसके कारण आ रहा है। और यह भूकंप जो है सांगाइंग फाल्ट पर हुआ है, जो म्यांमार के केंद्र से उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। ये पूरा जो हिस्सा है जो ऐसे उत्तर से दक्षिण जाता है, यहीं पे ये भूकंप आता है, यहीं से एक फाल्ट लाइन गुजरती है और ये आ रहा है। म्यांमार में भूकंप के बार बार आने की घटना होती है क्योंकि ये फाल्ट लाइन है, तो ये फाल्ट लाइन अक्सर वो उसमें से दूरी बनती रहती है, रगड़ आता रहता है, जिसके कारण जो है ऊर्जा निकलेगी तो आता रहता है। देखिए, वर्ष 1900 से शांघाई फाल्ट के पास से 7 से अधिक तीव्रता के से जो है कम से कम 6 भूकंप आ गए हैं जो 7 तीव्रता से अधिक है। वैसे पिछले 100 वर्षों में ही म्यांमार में 6 या उससे अधिक तीव्रता के 14 भूकंप आ गए हैं। यानी म्यांमार में भूकंप का आना 6 तीव्रता या 7 तीव्रता का कोई बहुत बड़ा जो है अनहोनी घटना नहीं है। सबसे हालिया जो है जनवरी 1990 में आया था 7 तीव्रता का भूकंप। 1912 में एक भूकंप आया था, वो ठीक जो अभी 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, वो जो ठीक अभी भूकंप आया है उसी के पास में स्थित था। 2016 में लगभग उसी क्षेत्र में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। 7 तीव्रता का सबसे हालिया 1990 में था, लेकिन उससे थोड़ा सा कम जो है 6.9 तीव्रता का 2016 में आया था। और इस क्षेत्र में अब तक का जो सबसे भयानक भूकंप है वो 1839 में आया था, जो 8.3 तीव्रता का था, मांडले का ही था, और 300 से 400 लोग मारे गए थे। और लोग कह रहे हैं कि जो अभी कल वाला भूकंप आया है उसकी तुलना इसके भूकंप से, इसकी विनाशकता का उसी से किया जा सकता है 1839 वाला। वो था 8.3 तीव्रता का, तो उसमें इतनी लोगों की जान नहीं गई, क्योंकि भूकंप आने से जान जाती है जब बिल्डिंग आदि गिरता है, उसके कारण जो लोग दब के मरते हैं। तो इस बार ज्यादा लोग रह रहे हैं, ज्यादा बिल्डिंगें रही हैं, तो इसमें ज्यादा मौतें हुई है। तो ये अंतर देखा जा रहा है। उथले भूकंप ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं? देखिए, भूकंप पृथ्वी के गहराई में भी आते हैं और ऊपर भी आते हैं। जैसे ये अभी बताया जा रहा है, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये उथला भूकंप है, 10 किलोमीटर की गहराई पे है। उथले भूकंप की खास बात ये होती है कि ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये, जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये आप एक ऐसा मान लीजिए, यहाँ पे कोई भूकंप उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो ये इसकी ऊर्जा निकलेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है, और यहां पे तेजी से पहुंच जाएगा तो ये ज्यादा ऊर्जा लेकर आएगी। अब यहां पे मान लिया और गहराई पे कोई चीज भूकंप आए तो इसकी ऊर्जा ज्यादा फैलेगी। तो देखा जाए तो आयाम निचले वाली जो गहराई वाले का ज्यादा रहता है, लेकिन ऊर्जा ये लेकर आता है। तो ऐसे में उथला भूकंप जब वो सतह पर आता है तो जो अधिक गहराई वाले भूकंप से ज्यादा ऊर्जा लेकर आता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा डाइवर्सिफाई नहीं होती, वो तुरंत ऊपर आ जाती है। और गहरे भूकंप वास्तव में दूर तक फैलते हैं, क्योंकि भूकंपी तरंग के सतह की ओर रेडियल रूप से ज्यादा दूर तक बढ़ती है। यानी ये ज्यादा दूर तक जाएंगे गहरे भूकंप, लेकिन उथले भूकंप ज्यादा विनाश करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा वो दूरी तक जाएंगे नहीं, तो ज्यादा ऊर्जा उनका खर्च होगा नहीं, और वो जो ऊर्जा रहेगा वो सतह पर डिस्ट्रक्टिव प्रभाव कर सकते हैं। गहराई के अलावा भूकंप की तीव्रता भी इस बात का संदेह है कि भूकंप कितना विनाशकारी हो सकता है। तीव्रता बताती है कि भूकंपी तरंगें कितनी बड़ी होंगी, उनका आयाम कितना होगा। जैसे रिक्टर पैमाने पर परिमाण में 1 पूर्णांक की वृद्धि यानी 7 से 8 होता है, तो भूकंप की जो आयाम होता है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और जो उसमें ऊर्जा निकलती है वो 32 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं म्यांमार में आए हुए भूकंप के बारे में, जिसके बारे में आपने जानना जरूरी था कि क्यों वहां पे आते हैं, क्या आता है। अगला जो हमारा एक प्रश्न है वह है, भारत सरकार ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक अपने फैसले में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बढ़ावा देने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए
एक लगभग 23,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना लॉन्च की है। और ये जो मोबाइल के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, खासतौर से मोबाइल के लिए जो प्रोडक्ट लिंक स्कीम चल रही थी, उसका अगला चरण माना जा रहा है। अगला चरण क्यों माना जा रहा है? कई कारणों से। पहला ये था कि वो फिनिश्ड उत्पाद के लिए था, और उसमें जो है जो उत्पादन के आधार पे, जितना उत्पादन करोगे उसके आधार पे आपको प्रोत्साहन मिलेगा। ये योजना फिनिश्ड के साथ, फिनिश्ड नहीं बल्कि उसके कंपोनेंट के उत्पादन के लिए है, तो पहले ये अंतर आ गया। दूसरा है कि इसके जरिए जो प्रोत्साहन मिलेगा उसके लिए 3 पहलू है कि आप कितना उत्पादन करते हैं, आप कितना रोजगार जनरेट करते हैं, और कितना निवेश लाते हैं। यानी कि प्रोत्साहन देने के लिए, जो लाभ लेने के लिए कंपनियों के जो है प्रदर्शन का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया है। जो पहले उत्पादन था, अब रोजगार, उत्पादन और निवेश, इन तीनों दायरे को बढ़ाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए, भारत को लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भारत बहुत कुछ कर सकता है। अभी हम 100 अरब डॉलर के आसपास का हम उत्पादन कर रहे हैं, जिसको हम 500 अरब डॉलर का 2030 तक बना सकते हैं। इसको लेकर हमने कल भी एक आर्टिकल पढ़ाया था, वो थिंक टैंक पर का था जो है। तो इतना कर सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसमें से हमारा जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो 17-18% के आसपास हो रहा है, जबकि सबसे ज्यादा करता है चीन। ग्लोबल सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन जो है मैक्सिमम चीन ही कर रहा है। भारत सरकार का योजना है कि हम वैल्यू एडिशन को 30 से 40%, मतलब 40% तक अगर हम ले जाएं, और जो कंपोनेंट का हम आयात कर रहे हैं उनकी, और हम जो बाकी निर्यात पर भी ध्यान दें, तो हम अगले कुछ सालों में 160 अरब से डॉलर से ज्यादा जो है हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को लाया गया है। आइए जरा से इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण के लिए 22,919 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जो 6 साल की अवधि के लिए चलेगी। यानी अब यहां से मान लीजिए कि 2030-31 तक के लिए ये चलेगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की उपस्थिति को गहरा करना है, जबकि देश में घरेलू मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा देना है। यानी कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन के इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर विभिन्न कंपोनेंट हैं, उनमें हमारी भागीदारी बढ़े और उसमें हमारी हिस्सेदारी भी बढ़े। क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया के 18% जनसंख्या को हम करते हैं, 18% जनसंख्या भारत में रहती है, 3.5% के आसपास या थोड़ा सा ज्यादा हमारी जीडीपी है, लेकिन वैश्विक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 2% से कम है। जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सेदारी 70% है, और जितना हम इसमें भागीदार होते जाएंगे उतना हमारी वैश्विक व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी, और वो हमें एक आर्थिक विकास का एक नया फील्ड लेकर ले जाएगा, पहुंचाएगा। हमने ये जो हमें योजना है, जैसे ये है, अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्यों लाया जा रहा है। देखिए, कल जब पत्रकार वार्ता हो रही थी तो अश्विनी वैष्णव जी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर भी हैं, उनका कहना है कि शुरुआत धीरे धीरे होती है। जैसे हम जो कंपोनेंट, अब पहले मोबाइल बनाने की बात आई, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ पे वो क्या किया जाता है कि उसको असेंबलिंग होती है या थोड़ा बहुत जो है निर्माण होता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। अब जैसे अगर एप्पल फोन को ही ले लिया जाए तो 180 से ज्यादा उसके सप्लायर हैं, जो 50 से ज्यादा देशों में फैले हैं। तो अगर 180 से 100% में 180 करेंगे तो आधा % भी किसी का हिस्से में नहीं आता। उसमें भी अगर हम 14-15% का हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो ये बेहतर है। हमारा लक्ष्य है कि जो सबसे ज्यादा कर रहा है चीन वैल्यू एडिशन, हमें उससे ज्यादा ले जाने का लक्ष्य रखना है। और ये ऐसा नहीं है कि असंभव है, ऐसा होता है। आज जो हम चीन में देख रहे हैं BYD कंपनी, आज आपको लगेगा BYD, तो आपको लगेगा ये तो कार बनाने वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार की बेहतरीन मॉडल बनाती है, जबकि वास्तव में ये एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में बैटरी बनाने से शुरू हुई थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे ग्लोबल सप्लाई चेन धीरे धीरे आता है। जैसे हमने पहले बनाया, हमारे यहाँ पे असेंबली शुरू हुआ, धीरे धीरे अब उसके जरूरत पड़ने लगी, तो धीरे धीरे हम उसके कंपोनेंट भी बनाने की तरफ और गहराई लेते जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के वैल्यू चेन को लेकर। उसके लिए जो हमें कुछ चाहिए, उसी योजना के लिए ये लाया गया है, ये हमारा जो स्कीम है। देखिए, भारत सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के तहत कम से कम 91,600 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होगी, यानी 92,000 प्रत्यक्ष डायरेक्ट रोजगार। इनडायरेक्ट की तो चलो और है, लेकिन डायरेक्ट 92,000 नौकरियां पैदा होंगी।
और सरकार ने इसमें भाग लेने वाले संस्थाओं को यह कह दिया है कि उनको वार्षिक सब्सिडी तभी दी जाएगी जब वो नौकरियों की जिनके द्वारा दी गई नौकरियों से जोड़ा जाएगा। यानी कि ये पीएलआई स्कीम के साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम है, ईएलआई स्कीम है, यानी जो बजट में एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक्ड स्कीम है उससे जोड़ा जा रहा है। इस योजना से 4,56,000 करोड़ रुपए के उत्पादन का योगदान महत्व जो है उम्मीद है, और 59,350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आएगा ऐसा माना जा रहा है। तो ये इसकी है कि ये 23,000 करोड़ रुपए सरकार अगर 6 सालों में सब्सिडी देगी, बदले में उसे 92,000 रोजगार क्रिएट करने की, डायरेक्ट रोजगार की है, इनडायरेक्ट की संख्या और ज्यादा होगी, और 4.5 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन और 59,350 करोड़ रुपए की निवेश की उम्मीद सरकार को लगाए बैठी है। इसके लिए जो बात क्यों है, जो मेन लक्ष्य है हमारा, वो क्या है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान हमारा योजना जो है कि कंपोनेंट आयात में कमी आएगी, सिर्फ इस पे नहीं होना चाहिए कि हम इसके जरिए जो बड़े पैमाने पर लगभग 45 अरब डॉलर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का आयात कर रहे हैं, और इस समय देखा जाए तो हम पेट्रोलियम के बाद सबसे ज्यादा आयात जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का ही कर रहे हैं, यानी जितना हम उत्पादन कर रहे हैं उसका 75% हम आयात कर रहे हैं। उसी तरह से पेट्रोलियम पे तो 85% से ज्यादा है, और मदरवाइज भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत बड़ी है, और ज्यादातर हम किस पे निर्भर है, चीन पे निर्भर है। तो ये भी एक चीज है, लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ आयात प्रतिस्थापन को हमें नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हम बड़े पैमाने पर अगर उत्पादन करते हैं तो हम निर्यात भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अभी ये देखेंगे नीचे तो उदाहरण है कि हमारे यहाँ जब मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ था, इसके लिए पीएलआई स्कीम 2016 शुरू हुआ था, तो उस समय हम लगभग 80% हम मोबाइल का आयात करते थे। आज लगभग हमारा आयात बंद हो गया है, और हम 15 अरब डॉलर से ज्यादा पिछले साल निर्यात कर चुके हैं, और जो है आंकड़ा जो है कई 5 लाख करोड़ का जो है उत्पादन हुआ, यानी अपनी जरूरतों के बावजूद भी हम निर्यात कर रहे हैं। वही लक्ष्य है, क्योंकि जब तक आप स्केल ऑफ इकोनॉमी बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तब तक आप वो जो उत्पादन है वो व्यवहार्य नहीं होगा। देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग जो अभी लगभग 120 अरब डॉलर का है, आने वाले वर्षों में ये 500 अरब डॉलर तक बढ़ने का लक्ष्य है भारत का। और वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की 3 सबसे बड़ी निर्यात वस्तुओं में से एक है, जिसका मूल्य 2.5 लाख करोड़ रुपए है, और 4 वर्षों में इसे दुगना होकर 5 लाख करोड़ रुपए तक होने की अनुमान है। तो इसलिए सरकार इसकी तैयारी कर रही है, और ऐसे में इसे माना जा रहा है जो स्मार्टफोन विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना थी, ये उसका नेक्स्ट स्टेप या अगला चरण है। देखिए, ये जो सरकार है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए सरकार की जो पिछली उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है, इस मामले में ये अलग है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाली कंपनियां किस तरह सब्सिडी प्राप्त करेंगी, किस तरह लाभ उठा सकती, एक है। इसमें 3 प्रमुख मानदंड हैं, जैसे वार्षिक रोजगार सृजन कितना होता है, पूंजीगत व्यय की जरूरतें, और वार्षिक उत्पाद। और स्मार्टफोन निर्माण के लिए पीएलआई योजना के समाप्त होने के बाद घटक प्रोत्साहन योजना एक महत्वपूर्ण अगला चरण है कि अब हमने फिनिश्ड वाला प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल दिया, अब हम उसके कंपोनेंट के लिए जो है देंगे क्या, प्रोत्साहन देंगे कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, स्थापित हो जाए, ताकि एक ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन की हिस्सेदारी हमारे यहाँ से होने लगे। देखिए, एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों द्वारा भारत में अपनी समग्र असेंबली का कुछ स्थानीकृत करने के बावजूद भी घरेलू मूल्य संवर्धन अपेक्षाकृत कम रहा है। 15 से 20% ही हमारा मूल्य संवर्धन है अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, और सरकार इसे 30 से 40% तक बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। और इसमें सेमीकंडक्टर के लिए जो प्रोत्साहन योजना है, उसके साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की लगभग सभी परतों या घटकों के लिए ये चलेगा। और चीन जो पिछले कई दशकों से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्षेत्र में जो है निर्णायक बढ़त रखता है, उसका जो है घरेलू जो मूल्य संवर्धन है वो 38% है। तो सरकार का लक्ष्य है कि 30 हो जाए, और 30 से 40 के बीच में कुछ, यानी अगर हम चीन के बराबरी कर लें तो हमारे लिए ये बेहतर होगा। ऐसे में सिर्फ मोबाइल कंपोनेंट का नहीं है, अगर देखा जाए तो डिस्प्ले मॉड्यूल, सब असेंबली कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, लिथियम सेल, रजिस्टर, कैपेसिटर, फेराइट्स आदि सभी शामिल है, जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, गैजेट, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर
आदि आदि विभिन्न तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, उन सबका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है या जो कंपोनेंट है उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये योजना लाई जा रही है। देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक घटकों का घरेलू विनिर्माण क्षमता महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, भारत सरकार आईटी मंत्रालय ने पिछले साल एक अध्ययन किया था। एक अध्ययन में यह बात आई थी कि भारत में या उसमें देखा जाए कि घरेलू खपत के लिए ही मतलब बहुत बड़ा मांग और आपूर्ति का अंतर है। सरकार ने देखा था कि जो हमारी मांग है, हमें जितना कंपोनेंट का मांग है उसकी जो आपूर्ति है उसमें बड़ा अंतर है। अगर सिर्फ घरेलू खपत के लिए देखा जाए तो 100 अरब डॉलर और भारत कुछ घटकों का निर्यात करना चाहे तो 140 अरब डॉलर का अंतर बना है, यानी इतना गैप को हम भर सकते हैं। और यह अंतर जो इलेक्ट्रॉनिक घटक की घरेलू उत्पादन क्षमता है इसका लगभग 10 गुना है, यानी जब जो हम अभी उत्पादन करते हैं उसका 10 गुना तक हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए मौका है कि हम उत्पादन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये अभी हम इसमें से ज्यादातर किससे, आयात से मिलाते हैं। देखिए 2022-23 में देश का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उत्पादन 10.75 अरब डॉलर था, जो कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का केवल 10% था, यानी कि हम इसे बढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो 28-29 तक इलेक्ट्रॉनिक घटकों की मांग 160 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। और मंत्रालय का कहना है कि अगर हमें इस इलेक्ट्रॉनिक घटकों का आयात अगर 10% के दर से बढ़ रहा है तो हमें आयात को रोककर और निर्यात को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तो हमें घटकों का जो है उत्पादन 53% के प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाना होगा, तभी हम आयात को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं। इसी में सब स्वीकार किया गया था कि स्मार्टफोन के जरिए हमें पीएलआई का लाभ मिल चुका है और हमने आयात को लगभग समाप्त कर दिया है। हालांकि इसकी कमी यह है कि जब 2020-21 में हम जो है इसके लिए जो घटक आयात करते थे, मोबाइल फोन बनाने के लिए जो घटक कंपोनेंट आयात करते थे वो 29 अरब डॉलर था, जो कि 22-23 में 2 साल बाद ही ये 46.5 अरब डॉलर हो गया। और इसमें से ज्यादातर हम किस पे निर्भर है, चीन पे निर्भर है। उसी के कारण हमारा जो चीन का देख रहे होगे जो हमारा आयात घाटा जो है, व्यापार घाटा दिखाई देता है, या बड़ा आयात का हिस्सा जो 100 अरब डॉलर से ज्यादा का आयात है, उसमें बड़ा हिस्सा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का ही है। और वो हमारे लिए तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है निर्भरता का वो हो गया है। ऐसे में देश में इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि देश में इलेक्ट्रॉनिक के घटकों के निर्माण के लिए कुछ चुनौतियां हैं, जिसको दूर करने के लिए सरकार ये योजना ला रही है। उसमें से पहला क्या है, देश में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू पैमाने पर मौजूदा कमी है, यानी घरेलू उत्पादन नहीं हो पा रहा है। दूसरा है टर्नओवर अनुपात में उच्च निवेश। जैसे कि नॉर्मली स्मार्टफोन के लिए अगर कोई 1 रुपया करता है, 1 रुपया लगाता है तो उसके बदले उसे 20 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि 1 रुपया लगा रहा है तो उससे 3 से या 2 से 4 रुपए लाभ हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा कि बड़े पैमाने पर जब आप करोगे तभी इस लाभ के इतने भी लाभ पर आप सस्टेन कर सकते हो। तीसरा है कि भारत में उच्च घरेलू मांग है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स पेट्रोलियम के बाद दूसरी सबसे बड़ी आयात वस्तु है, जो भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का लगभग 75% हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और ऐसे में हमें इसे बढ़ावा देने के लिए, इसे जो है इस समस्या से निपटने के लिए ये योजना जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यानी कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग में या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में और गहराई तक उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल देखिए, जैसे कोई बच्चा तैराने ले जाते हैं कोई स्विमिंग पूल में, तो पहले ही नहीं ले जाके जो है एकदम गहराई में कर दिया जाता है, धीरे धीरे उसके पैर जैसे जैसे जमते जाते हैं वैसे वैसे नीचे जाता है। वही स्थिति भारत सरकार ने पहले जो है मोबाइल फोन के लेकर किया। ठीक है, अब उसमें हमारी स्थिति हो गई है, अब हमें उसके जो घटक आ रहे हैं उसको भी अपने यहाँ पे विनिर्माण करने के लिए सरकार का ध्यान है। और इसमें फोकस है उत्पादन पर भी, रोजगार पर भी और निवेश पर भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।